दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए दामों के विरोध में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अनशन आज 12वें दिन भी जारी रहा। अनशन के कारण केजरीवाल की हालत स्थिर बनी हुई है और उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन वह अनशन समाप्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बीच उनके विरोधियों ने डायबिटिक केजरीवाल के अनशन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। सुंदर नगरी में अनशन पर बैठे केजरीवाल को समर्थन देने और देखने आने वाले लोगों का आना जाना जारी है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, इसलिए उनके उपवास पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनिश्चितकालीन अनशन को 12 दिन पूरे हो गए हैं। वो बढ़े हुए बिजली और पानी के बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके अनशन समाप्त करने को लेकर अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं, मगर वो अनशन समाप्त करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके चलते उनकी सेहत में भी लगातार गिरावट आ रही है। मंगलवार को अरुणा राय, मेधा पाटेकर समेत 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर मंगलवार को डाली गई एक पोस्ट में कहा गया है कि अब शरीर की गलन, आंतों की सिकुड़न, खून की जलन बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च से दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में अनशन पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे बढ़े हुए दामों के कारण बिजली और पानी के बिलों का भुगतान न करें और सरकार के इस कदम का विरोध करें। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर केंद्र की कांग्रेस सरकार पर तीखे तेवर दिखाए हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र की कांग्रेस सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर सकती है और उन्हें जेल भी भिजवा सकती है। कभी केंद्र सरकार से दोस्ती करने वाले मुलायम सिंह यादव अब केंद्र से नुरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। मुलायम लगातार बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करके केंद्र की राजनीति में उथल पुथल पैदा करते हैं, तो कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर मुलायम कांग्रेस को ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज एक बार फिर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने केंद्र कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुलायम ने कहा है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के पास हजारों हाथ होते हैं। केंद्र सरकार सीबीआई का उपयोग कर सकती है और उन्हें भी जेल भिजवा सकती है। दरअसल आज मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश भर के सपा जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुलायम ने ये भी कहा है कि अब लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और पार्टी को ज्यादा सीटें दिलाने के लिए नेता और कार्यकर्ता खूब मेहनत करें। मुलायम ने ये भी कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने में पूरी तरह से जुट जाएं, जिससे पार्टी को ज्यादा सीटें हासिल हो सकें और केंद्र में सरकार जब भी बने तब समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका हो। साथ ही मुलायम ने ये भी कहा है कि अब पार्टी में किसी भी स्तर पर गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल केंद्र की यूपीए सरकार पर दिए इस बयान से मुलायम सिंह यादव ने दबी जुबान में ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि कभी केंद्र सरकार पर मुलायम पड़ने वाले मुलायम सिंह यादव अब सरकार पर सख्त तेवर दिखाने वाले हैं। मुलायम ने आगाह भी किया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपना मूड भी बदल लें। बीएसपी नेता व व्यापारी दीपक भारद्वाज हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड के तार अब उत्तराखंड से जुड़ने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के पीछे हरिद्वार के एक महंत का हाथ होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह भारद्वाज और महंत के बीच एक जमीन का टुकड़ा था, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में था। करीब 30 एकड़ की जमीन के टुकड़े को लेकर महंत प्रतिमानंद और दीपक भारद्वाज के बीच विवाद चल रहा था, जिसका परिणाम दीपक की हत्या में बदल गया। सूत्रों की माने तो महंत ने ही शूटरों को हत्या की सुपारी दी थी। दीपक भारद्वाज केस से जुड़े जो 3 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे कम उम्र के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी का सम्मान किया। अर्जुन ने 16 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अर्जुन देश में सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अर्जुन को 2 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने अर्जुन का उत्साहवर्धन किया। खास बात यह है कि अर्जुन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। वहीं अर्जुन भी इस सम्मान को पाकर फूले नहीं समाये और उन्होंने भी सीएम अखिलेश को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। 16 साल की उम्र में अर्जुन दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। अब वो 5वीं बार पर्वतारोहण की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो अब आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। 5 महीने बाद हुए जनता दरबार में नहीं पहुंची भीड़। इस बार जनता दरबार तो हुआ, लेकिन उसका प्रचार उस तरह से नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता था। नतीजा ये कि फरियादियों की संख्या काफी कम थी। कुछ ऐसे भी थे जो मुख्यमंत्री से मिलकर उनको उनका वादा याद दिलाने आए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर जनता को दिया मौका अपनी परेशानी सीधे उन तक पहुंचाने का।
सपा सरकार बनते ही जनता दर्शन शुरू किया गया। विधानसभा के चलते रोक दिए जाने के बाद एक बार फिर जनता दरबार शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने खोले दरवाजे तो फरियादी पहुंच गए। 11 नवंबर को आखिरी बार जनता दरबार आयोजित किया गया था। उसके बाद 5 महीने का गैप था। इस बार जनता दरबार आयोजित तो किया गया, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया गया। लिहाजा आमतौर पर भीड़ उतनी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। वैसे आने वालों में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सबने अपना दुखड़ा रोने की कोशिश की। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जमीन दबंगों से बचाने के लिए दोबारा जनता दरबार आना पड़ा। सीएम ने सबको आश्वासन दे दिया। जमीन जायदाद नौकरी के अलावा कुछ छात्र भी थे जिन्हें कन्या विद्याधन नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने सबकी बात सुनी और कम से कम आश्वासन तो दे ही दिया। मुख्यमंत्री जनता से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के आदेश का असर नहीं होता? और सवाल ये भी है कि 5 महीने बाद जब जनता दरबार किया गया तो उसका प्रचार क्यों नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यूपी पीसीसी और सीएलपी के साथ कांग्रेस मुख्यालय में बैठक ली। इस तरीके की बैठक पहले भी हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की थी। उत्तर प्रदेश के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री के साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को बढ़ाने पर बैठक ली। इस तरह की बैठक पहले भी आसाम और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से राहुल गांधी ले चुके हैं। बैठक के बाद प्रदीप माथुर ने बयान दिया कि यूपी सरकार चाहे जितनी नीतियां लागू कर दे, लेकिन प्रदेश में कानून और व्यवस्था के बिगड़े हालात की वजह से निवेशक दूर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी खरी खरी सुनाने से नहीं चूके माथुर और कह डाला कि प्रदेश के पास जो योजनाएं हैं उनमें से ज्यादातर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार नाम बदल के जनता के सामने लाती है। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने ये भी कह डाला कि अगर मुलायम सिंह कांग्रेस के 1000 हाथ बताते हैं तो वो 1000 हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हैं। इसी संगठन को मजबूती देने के लिए हुई थी ये बैठक। उत्तराखंड में बजट खर्च करने में सरकार ने बड़ा दावा किया है। जी हां, वित्तीय वर्ष 2012 और 13 के लिए सरकार ने 12 सालों में सबसे ज्यादा यानी 5525 करोड़ का बजट खर्च करने का दावा किया है। वहीं सरकार ने इस वर्ष राज्य की आय बढ़ने का भी दावा किया है। लगातार विपक्ष के आरोपों के बावजूद सरकार ने इस साल वित्तीय वर्ष 2012-13 में योजना बजट का रिकॉर्ड खर्चा सरकार द्वारा करवाया गया है। जी हां, ये दावा किया है प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने। बुधवार को मीडिया से मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने जो आंकड़े पेश किए वो उनके दावों को काफी हद तक सही भी ठहरा रहे हैं। जैन के अनुसार योजना बजट 8254 करोड़ का था, जिसमें से 2012-13 में योजना बजट का कुल 5525 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो वर्ष 2011-12 के वित्तीय वर्ष में खर्च हुए 4625 करोड़ से 19% ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2010-11 में मात्र 43% बजट खर्च हुआ, वहीं 2011-12 में 49% बजट खर्च हुआ, वहीं इस वर्ष 54% बजट खर्च किया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी यही अधिकारी बजट खर्च किया करते थे। ऐसे में क्या अधिकारियों की कार्य क्षमता एक साल में बढ़ गई है या फिर इसे राजनीतिक नेतृत्व की कार्यकुशलता से जोड़कर देखा जाए? हालांकि इस वर्ष भी अंतिम दिनों में सैकड़ों करोड़ रुपए बजट को अधिकारियों द्वारा ठिकाने लगा दिया गया। मुख्य सचिव के अनुसार इस वर्ष मॉनिटरिंग बेहद अच्छे तरीके से की गई, जिसकी वजह से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकायों की सीटों का आरक्षण सवालों के घेरे में आ गया है। गढ़वाल के मुकाबले कुमाऊं की सीटों पर ज्यादा आरक्षण का बोझ डाला गया है। जहां एक और नगर निगम की सीटों में विसंगति है, वहीं दूसरी ओर पालिका और पंचायतों की सीटों का आरक्षण करने या न करने में भारी विरोधाभास नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनावों के लिए सीटों के आरक्षण में न तो रोटेशन का कोई स्पष्ट पैमाना है और न ही जनसंख्या अनुपात ही उसका आधार बना है। अगर ऐसा होता तो देहरादून नगर निगम सीट पिछली बार की तरह इस बार भी सामान्य नहीं रहती। राज्य की कुल 6 नगर निगमों की सीटों में से कुमाऊं और गढ़वाल में 3-3 आती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि गढ़वाल के तीनों नगर निगमों देहरादून, हरिद्वार और रुड़की को सामान्य रखा गया है, लेकिन कुमाऊं में सिर्फ हल्द्वानी नगर निगम की सीट सामान्य है, जबकि काशीपुर और रुद्रपुर को आरक्षित कर दिया गया है। नगर निगम से हटकर अब बात करते हैं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की। कुमाऊं और गढ़वाल में नगर पालिका की बराबर 14 सीटें हैं, लेकिन कुमाऊं मंडल की 14 में से सिर्फ 4 सीटें ही सामान्य हैं और बाकी 10 आरक्षित हो गई हैं। वहीं गढ़वाल मंडल में आरक्षण की स्थिति इसके ठीक उलट है। यहाँ 14 नगर पालिकाओं में से 10 सीटें सामान्य और 4 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। नगर निकाय सीटों के आरक्षण में हुए इस खेल को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी को उसकी सरकार के कार्यकाल की याद दिलाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं बीएसपी आरक्षण के सारे खुद को फायदा होने की उम्मीद में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है।
हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने टीडीसी और उपनल के अध्यक्ष पदों को अपने पास संवैधानिक बताते हुए बीजेपी के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को खारिज किया। दरअसल मंगलवार को बीजेपी विधायकों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला था, जिन्होंने सूबे के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को टीडीसी और उपनल के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग राज्यपाल से की थी। बीजेपी विधायकों का कहना है कि टीडीसी और उपनल का अध्यक्ष पद हरक सिंह रावत के पास होना असंवैधानिक है, जिस पर बीजेपी को करारा जवाब देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि वो दोनों विभागों के मंत्री होने के नाते अध्यक्ष पद पर हैं, जो कि पूरी तरह संवैधानिक है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को उनके पदों से ऐतराज है तो बीजेपी के लिए न्यायालय के दरवाजे भी खुले हैं। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद पूर्व सपा विधायक प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू भैया मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में गुड्डू भैया का जबरदस्त स्वागत किया गया, लेकिन स्वागत समारोह के दौरान ही गुड्डू भैया के एक समर्थक ने सरेआम जुलूस में तलवार लहराना शुरू कर दिया। ये समर्थक गुड्डू भैया की गाड़ी के आगे इसी तरह तलवार लहराकर शक्ति प्रदर्शन करता रहा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने इसे हटाने की कोशिश की, मगर इसने किसी की नहीं सुनी। जब गुड्डू भैया से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने समर्थक को पहचानने से इनकार कर दिया। गुड्डू भैया ने समर्थक को भले ही पहचानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन इस तलवार लहराने की घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा स्वागत समारोह है। यूपी के सहारनपुर में अपने बेटे को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर पिछले 39 घंटे से टावर पर चढ़ी महिला को नीचे उतार लिया गया। ये ड्रामा करीब 39 घंटे तक चलता रहा और आखिरकार महिला की मांग के आगे स्टार पेपर मिल को झुकना पड़ा। टावर पर चढ़ी महिला को नीचे उतार लिया गया, साथ ही उसकी सारी मांगे भी मान ली गई हैं। महिला पिछले 39 घंटे से टावर पर चढ़ी हुई थी। स्टार पेपर मिल ने महिला के लड़के को नौकरी देने की शर्त मानी, साथ ही उसे 2.5 लाख का चेक भी दिया। इससे पहले महिला ने टावर से अपने कपड़े उतार कर फेंकने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि एक दिन पहले सुबह 4 बजे से शहर के एक रेल टावर पर चढ़ने वाली महिमा सिंह नाम की इस महिला का आरोप है कि स्टार पेपर मिल प्रबंधन ने उसके बेटे को नौकरी नहीं दी। इस महिला का कहना है कि इसके बेटे मारुति नंदन ने लगभग 3 साल पेपर मिल में अप्रेंटिस की है। अब मिल प्रशासन ने बिना नोटिस के उसे बाहर कर दिया। महिमा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि 5 साल पहले इसके पति अवधेश की मौत के बाद इसके बेटे को नौकरी देने की बात कही गई थी। खैर जो भी हो, 39 घंटे के बाद स्टार पेपर मिल को टावर पर चढ़ी महिला की सारी बातें आखिरकार माननी ही पड़ी। कुंडा केस की जांच प्रभावित न हो, इसके लिए डीजीपी ने एडिशनल एसपी और 4 थाना अध्यक्ष समेत पूरे स्टाफ को बदल दिया है। ये बदलाव सीबीआई की विशेष मांग पे किया गया है। कुंडा में हुए तिहेरे हत्याकांड की जांच में सीबीआई दिन रात एक कर रही है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो गई है। गवाहों और आरोपियों ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, पर घटना के चश्मदीद बयान देने वाले आनाकानी करते हैं। सीबीआई ने आशंका जताई है कि जो पुलिसकर्मी लंबे समय से कुंडा में तैनात हैं, शायद उनके डर से गांव वाले गवाही देने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर भाटी ने शासन में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने डिवीजन के सभी पुलिस कर्मियों को बदलने की बात कही थी। पत्र मिलते ही यूपी के पुलिस अधिकारी एक्शन में आ गए और कुंडा के सब डिवीजन के सभी थानों के पुलिस कर्मियों को तबादला करने की कवायद शुरू कर दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित चिन्हट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने जीर्णोद्धार किया। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और शंखलाल माझी भी मौजूद रहे। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आज एक और कदम उठाया गया है। सालों से जर्जर पड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित चिन्हट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आज फिर से लोकार्पण किया गया। लोकार्पण प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने किया। चिन्हट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सालों से जर्जर पड़ा हुआ था। सरकारों की उदासीनता के कारण अस्पताल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया था। ऐसे में सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए इसका निर्माण कराया है। अस्पताल पूरी तरह से एयर कंडीशनर बनाया गया है। इतना ही नहीं, सभी आधुनिकता वाली चिकित्सीय उपकरण भी लगाए गए हैं। फिलहाल 4 बेडों वाला ये अस्पताल जल्द ही 100 बेडों का बनाया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परंपरा को समाजवादी पार्टी ने कायम रखा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना ही समाजवादी पार्टी सरकार की प्राथमिकता है। जबकि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अहमद हसन ने कहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस का जनाजा निकलेगा। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ही मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं।
जबकि दंगों को बोलते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर कोई भी दंगे नहीं हुए हैं, क्योंकि सारे दंगाई दूसरे पार्टियों में हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, शंखलाल माझी और सांसद सुशीला सरोज, विधायक गोमती यादव समेत कई बड़े नेता